योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, वशिष्ठ राम से कहते हैं, द आइडिया ऑफ सेल्फ इन वॉट इज नॉट द सेल्फ इज ड्यू टू इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग. द आइडिया ऑफ रियलिटी इन वॉट इज अनरियल, ओ राम नो दैट टू बी द माइंड चित्त. वशिष्ठ राम से कहते, हे राम, ये जो आत्म नहीं है, जो स्व नहीं है, उसमें अपने स्व की कल्पना, स्व का विचार, और जो अवास्तविक है उसमें अपनी वास्तविकता को ढूंढना, उसका विचार करना, यही जो है हमारा मन है. उसी को हम मन की तरह जानते हैं, चित्त की तरह जानते हैं. इस सूत्र में भी ऋषि वशिष्ठ जो एक्चुअलिटी और पर्सनलाइजेशन, इन दोनों जो वास्तविकता है और जो हम वैयक्तिकरण करते हैं, उसके भेद को ही सामने रखते हैं. वो कहते हैं कि देखो, जो स्व नहीं है, जो सेल्फ नहीं है, उसमें उस सेल्फ की, उस स्व की परिकल्पना करना या उसका विचार करना, अर्थात एक व्यापकता है सोर्स की, जिसमें हम व्यक्तिगत जैसी कोई दीवार खड़ी नहीं कर सकते. अब यहां पर बड़ी रोचक बात है, कई चीजों के जो इंटरप्रिटेशन है और समझने की चीजें वो अलग तरह से आती हैं और लोग उनको अलग तरह से देखते हैं. अगर हम बुद्धा के अनात्म के सिद्धांत को देखें, अब अनात्म पर तो बहुत सारा सिद्धांत और फिलोसफिकल सर्कस हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर बड़ा सिंपल सरल सा उसका एक जो इशारा है वो देखें. वो कहते हैं, वो अनात्म की बात करते हैं. बुद्ध हमेशा कहते हैं देयर इज नो सेल्फ, अर्थात क्या है, एक ही सोर्स है. देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस. वन कॉन्शियसनेस है तो ऐसा तो होगा नहीं माई कॉन्शियसनेस एंड योर कॉन्शियसनेस, दिस कॉन्शियसनेस एंड दैट कॉन्शियसनेस, ऐसा तो होगा नहीं. तो या तो एक सेल्फ है, जिसको हम इंग्लिश में कभी कैपिटल एस से लिख देते हैं, तो वो एक सेल्फ है, तो वो फिर एक सोर्स है, फिर वो व्यक्तिगत सेल्फ नहीं रह गया, व्यक्तिगत नहीं रह गया. तो अब ये जो चीज है, ये क्षमता हमको मिली है, क्षमता उपयोगी है और कमाल की है, ये बात ध्यान रखें. ये जो व्यक्तिगत स्व को, यानी कि अपने पर्सनल सेल्फ को महसूस करने की जो क्षमता उसी कल्पना की शक्ति से हमारे पास आई है, वो अपने में अद्भुत है. उसका हमें स्वागत करना है. जीवन की जो अंतर संबंधित प्रक्रिया है, जो इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशनशिप्स है, वो सब उसी से चलते हैं, लेकिन वो इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, वो एक त्रुटिपूर्ण समझ है, जिसको वशिष्ठ ऋषि कहते हैं. वो कहते हैं कि और जो अनरियल है, ये दूसरी चीज, पहला तो वो, दूसरा अनरियल से रियल की कल्पना करना. एक पहला पक्ष उस दृष्टि से, और दूसरा पक्ष की जहां पर संसार में एक अनरियलिटी यानी कि उसी मेंटल प्रोजेक्शन से जो फैला हुआ जगत है, जिसको हम माया का विस्तार भी कहते हैं, तो वो फैलाव है हमारे चारों, उसी में हम रियलिटी ढूंढते हैं. ये रियल है, ये वास्तविक है, वो भी हमको उलझाने वाला होता है. उस अवास्तविक संसार में वास्तविकता का जो अनुसंधान है, उसकी खोज है, वो भी हमको उलझाती है. और ये जो हम कर पाते हैं, ये कर पाने की क्षमता ही मन है, ये कर पाने की क्षमता ही हमारा चित्त है, हमारा पर्सनल माइंड है. क्योंकि ये क्षमता बिल्कुल कमाल की है.
रियल और अनरियल, इन दोनों के भेद को भी हम उसी मन की क्षमता से ही जान पाते हैं। लेकिन ये पूरा एक जो सर्कुलर जर्नी है, वर्तुलाकार यात्रा, हमको वो पूरी करनी होती है। पहले हम अनरियल में रियल को देखते हैं, फिर जो हमारा रियल है वो एक दिन अनरियल हो जाता है और फिर हम एक्चुअल रियल में जाते हैं। फ्रॉम स्यूडो रियल टू एक्चुअल रियल, छद्म वास्तविकता से जो यथार्थ वास्तविकता है उसमें हम जाते हैं। यही मन है जो कार्य व्यापार करता है, चारों तरफ फैलता है, हमको शक्ति देता है समझने समझाने की, तमाम चीज़ों की। बहुत कुशल यंत्र है, बहुत कुशल अभिव्यक्ति है। बस इसको ऐसे ही समझ लेना है, ये मूल बात है जो ऋषि वशिष्ठ कह रहे हैं कि ये समझ लेना ही अति आवश्यक है इस मन को सुलझाने के लिए। अन्यथा हम उलझ के रह जाते हैं, हम अपनी ही दुनिया बसा लेते हैं और उसमें उलझे रह जाते हैं। तो एक तो हम एक अखंडित जीवन के कार्य व्यापार से खंडों का निर्माण कर लेते हैं जो कि उपयोगी है, लेकिन उसको खंड ही मान के रह जाना त्रासदी है, दुख है। और दूसरा जो है नहीं, जो अवास्तविक है, उसमें ही अटक के रह जाना और उसको वास्तविक मान लेना, ये एक अगला संताप है। तो ये पूरा एक परिप्रेक्ष्य है जो इधर से उधर, उधर से इधर घूमता है और मन इसी यात्रा को हमारे लिए सुगम बनाता है। मन जटिल जान पड़ता है लेकिन वो सुगम बनाता है, आसान बनाता है। अगर वो चीज़ों को ठीक से समझता है तो उलझाता भी है। मन ही उलझाता है, मन ही सुलझाता है, मन ही प्रश्न है, मन ही समाधान है। इसीलिए कबीर भी ये बात कह पाते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मन ही हमारे लिए जय और पराजय के, हमारे अपनी परिकल्पनात्मक, हमारे अपने जो आइडिया हैं, हमारी जो अपनी सोच है, उनका निर्माण करता है। अन्यथा अगर हम जीवन के सहज प्रवाह में जिए तो यहाँ न जय है न पराजय है, जो है सो है। जय और पराजय तो हम देखते हैं, क्या सही है क्या गलत है। अस्तित्व की निगाह में ऐसा कुछ नहीं है। क्या जीत है क्या हार है, अस्तित्व की दृष्टि में कुछ नहीं है। हम बनाते हैं, हम उनका निर्माण करते हैं। लेकिन ठीक है, इसी से तो ये खेल चलता है। जो जगह जगह पर उदाहरण अध्यात्म में उपयोग होता है, उसका यहां पर भी अगर उपयोग करके देखें, सागर और लहरों का उठना और गिरना, जब वो उसको अपने पर्सनलाइजेशन में लेते हैं, कोई लहर लेती है तो उसके लिए एक सुंदर अभिव्यक्ति बन जाती है। सागर की दृष्टि से देखें, उसमें क्या उठा क्या गिरा, इससे उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। एक दृष्टि में न कुछ उठा न गिरा, वहीं से लहर उठी वहीं गिरी। उसमें न कुछ घटा न कुछ बढ़ा, उसमें कुछ घटा बढ़ा नहीं। लेकिन लहर को लगता है कि हम कुछ उठे और फिर उसको लग सकता है कि हम कुछ गिरे। तो जय और पराजय, उत्थान और पतन हमारे व्यक्तिगत मन का हिस्सा है। समग्र मन में न उत्थान है न पतन है। जैसे वास्तविकता में न सूर्योदय है न सूर्यास्त है, लेकिन हमारे खड़े होने के कोण पर, हमारी उस स्थिति पर, हमारे ग्रह की उस अवस्था के जो व्यवस्था है, उसके अनुसार हमको ऐसा प्रतीत होता है। प्रतीत होता है तो उसकी उपयोगिता है। बात देखिए, ये मानकर ये तो हम नहीं कहेंगे कि सब बेकार है। सूर्योदय सूर्यास्त हमको प्रतीत होता है तो उसके उपयोग हैं। हमारे विश्राम के लिए सूर्यास्त काम आ जाता है, हमारे सक्रियता के लिए सूर्योदय काम आ जाता है। लेकिन सूर्योदय सूर्यास्त जैसी घटना तो नहीं होती है ना।
सूर्य तो जहां है वहीं है, वो तो अपनी जगह पर है, जैसा है वैसा ही है। ऐसे ही जो समग्र मन है, जो टोटल माइंड है, जो कि एक ओशन लाइक है, ओशनिक कंडीशन जिसको घटना अगर हम कहें वैसी है, तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, वो बस है। लेकिन उसमें ये घटनाएं घटती हैं, जीत की, हार की, मिलन की, वियोग की, निकट की, दूर की, और यही सब हमारे मन का, जिसको हम अपना मन समझते हैं, उसका निर्माण करती है। और उसी सिरे को पकड़कर हम उस समग्र मन तक जा सकते हैं। ये उसी कल्पना शक्ति का उपहार है। अगर हम सीधे समग्र मन को ही जी रहे होते, जैसे सारा प्राणी जगत, अगर पशु जगत देखें तो वो उस कलेक्टिव फिनोमिना से ही संचालित है, तो वो बहुत सारी चीज़ें समझ भी नहीं पाता और बहुत सारी चीज़ों पर अनुसंधान भी नहीं कर पाता, और एक बंधा बंधाया जो जीवन है बस उसको ही जीता है। मनुष्य बंधे बंधाए जीवन में अनंत संभावनाओं का निर्माण करने में सक्षम है, क्योंकि वो अपने इस सीमित और असीमित होने के भेद को भी पहचान पाता है, और समग्र और ये जो अभी का हमारा इंडिविजुअल है, वैयक्तिक मन है, उसको देख पाता है। और जब उसको वैयक्तिक देखता है, इंडिविजुअल देखता है, तो उसके सामने एक ऐसा परिदृश्य होता है जिसका वो विश्लेषण कर पाता है, उसमें उतर पाता है, समझ पाता है, और फिर वो जान पाता है कि अच्छा ये फंक्शनिंग है। जैसे अगर हम एक मन के एक टुकड़े की फंक्शनिंग को हम पहचान पाएं, उसको समझ पाएं, जैसा कि मनोविज्ञान भी उसी पर काम करता है, तो हम फिर जान जाते हैं कि ये जो सारा मन है ऐसे ही काम करता है, ये जो उसकी समग्रता है वो ऐसे ही काम करती है। तो इसलिए ये एक उपयोगिता के रूप में सारी चीज़ें हमारे सामने रखी गई, जो मन का निर्माण है। जटिलता तो है, लेकिन ये जटिलता ही मनुष्य के लिए बड़ी उपयोगी है, और वही उसके लिए सरलता का मार्ग खोलती है। तो यहाँ पर ये बात बड़े अच्छे ढंग से समझाइए, शायद थोड़ी जटिल लग रही हो, लेकिन बहुत सरल और सीधी बात समझाइए कि ये मन क्या है। ये मन यही है जिसने उस समग्रता में से एक टुकड़ा काटा और उसको अपना बना लिया। दूसरी तरफ जो हमारे ही प्रोजेक्शन से, हमारे ही प्रक्षेपण से निकला संसार था, अनरियल था, उसको उसने रियल बना लिया। तो रियल, अनरियल और ये सारा जो वर्तुल है, इसको, फैलाव को ही हम मन कहते हैं, कल्पना के इस ताने बाने को, और उसी क्षमता से हम सारे गुत्थी को, अंतर्मन की, सुलझाने में सक्षम भी हैं।